तो डॉक्टर राजीव सिंगला, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ा एम्प्लॉय डॉट कॉम के इस प्लेटफॉर्म पर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे लिए आज आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, फिनेंशियल एस्पेक्ट, जो कि एम्प्लॉय क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग खासकर इंडिया में अच्छी जानकारी ना रखने की वजह से बहुत स्ट्रगल फील करते हैं। सो बड़ा एम्प्लॉय डॉट कॉम आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आज के हमारे इस स्पेशल सेशन पर। डॉक्टर विजय, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया ताकि मैं जो है अपने आपके जो भी दर्शक हैं उनके साथ इस तरह के व्यूज शेयर कर सकूं जो कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर बढ़िया तरक्की ला सके, उनकी प्रोग्रेस हो उसके। अगेन वेरी वेरी थैंक यू डॉक्टर राजीव। तो डॉक्टर राजीव, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि एम्प्लॉय क्लास जो हमारे इंडिया में करीब 50 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय क्लास लोग हैं और वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली, मिडिल क्लास में रह जाते हैं, ज्यादातर जिंदगी उनकी हमेशा स्ट्रगल फुल रहती है। तो इस मामले में इस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो रीजन है जिससे एक एम्प्लॉय क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर फाइनेंशियली स्ट्रगल फील करते हैं? डॉक्टर साहब, इसको इस क्वेश्चन को जो है, इसके आंसर को हम तीन चार चीजों से देख सकते हैं। तीन चार इसके मेन इशू रहते हैं हमारे साथ में। देखिए, जो मिडिल, एक तो हमारा जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, जो प्राइमरी एजुकेशन है बेसिकली, तो उसके अंदर जो मनी मैटर्स हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ टॉपिक्स हैं जो माइनर तौर से डिस्कस किए गए हैं, बट उनको बहुत ज्यादा उन पे जो है हमने स्ट्रेस नहीं दिया हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम। इवन जब हम उसके बाद निकलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बाद जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, वहां पे आप देखोगे तो सारी जो ब्रांचेस हैं, जो फील्ड्स हैं, वो अलग अलग है। तो उसमें जो लोग एक कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। बाकी बैकग्राउंड्स के लोग जो इस तरह की एजुकेशन से, जो फाइनेंशियल एजुकेशन, उससे एक तरीके से वंचित रह जाते हैं। तो पहले तो हमारे पास ये सोशल मीडिया या गूगल, यूट्यूब वगैरह इस तरह के एजुकेशनल चैनल भी नहीं हुआ करते जो डिजिटल आज अवेलेबल है। तो पहले ये नहीं थे, तो ये और ज्यादा दिक्कत थी। अभी भी जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग इस चीज को सोचते हैं, वो थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में एजुकेट हो जाते हैं। तो प्राइमरी तो जो रीजन है मिडिल क्लास के स्ट्रगल करने का, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज रहा है पुराने टाइम पे। तो दूसरा जो रीजन इसके लिए रहता है, वो रहता है हमारा एक तरीके से मिस सेलिंग। जब भी आपके पास कोई बैंक में आप कहीं पे जाते हो, आपको कोई इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ऐसे रहे हैं, बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर में लोगों की ये शिकायत रही है कि भाई बहुत ज्यादा मिस सेलिंग है। उसकी वजह से लोग इससे फिर थोड़ा दूर भागते हैं, फिर उनकी वो दोबारा से वो अपने करियर की तरफ चले जाते हैं। फाइनेंशियल की बजाय फिर वो अपनी जॉब में ज्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। तो दो तो ये मुख्य तौर से रीजन है जिसमें वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरा, जब कभी वो जाते भी हैं अपना उस चीज को करने के लिए या उस चीज के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, तो इशू उनके साथ आ जाता है मिस सेलिंग का। उनके पास कोई अच्छा सा एडवाइजर नहीं होता, कोई प्रॉपर गाइड नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमारी सेल्स पे बेस्ड होती है। यानी कि जितनी आप सेल करते हैं उस हिसाब से आपका कमीशन होता है। एडवाइजरी बेस्ड सिस्टम हमारा कोशिश कर रहे हैं जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस हिसाब से उनको सेल किया जाए जो एडवाइजरी बेस्ड हो। लेकिन अभी तक क्या है, वो कमीशन बेस्ड सिस्टम है। इस वजह से जो सेल्समैन है उसका जो मेन मोटिव रह जाता है, वो अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना रह जाता है, रादर देन जो उनका कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, या जिस मिडिल क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, जो उनका उसको, उस बंदे को फायदा पहुंच नहीं पाता है। तो मेन ये हमारी दो दिक्कत आती है, एक एजुकेशन सिस्टम वाली और एक मिस सेलिंग वाली, जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो है ना, वो बंदा जो है ना, वो स्ट्रगल करता है। और इवन जो है इंफॉर्मेशन के इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या रहता है, एक हाइप क्रिएट हो जाते हैं, एक जो है इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि शेयर मार्केट जो एक गैम्बल है लाइक दैट, तो लोग उस वजह से उससे काफी डर जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो फाइनेंशियल वेज से अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाते। वो जॉब में ही, मतलब जॉब से ही जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो हो रही है, जो उनके करियर से जहाँ पे भी वो जिस भी फील्ड में काम करे, लेकिन फाइनेंशियली उनकी फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो उनको फायदा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। दो डॉक्टर साहब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट इशू लगे हैं जो मिडिल क्लास फेस करती है। तो डॉक्टर राजीव सिंगला, एज ए मेडिकल ऑफिसर जब आपने ज्वाइन किया गवर्नमेंट जॉब को, तब से आपको कब इस चीज की इम्पोर्टेंस फील हुई कि जॉब के अलावा भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए, और आपने शेयर मार्केट पर एक काफी अच्छी नजर रखनी स्टार्ट की और आज आप करीब 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा डेप्थ नॉलेज रखते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर जब भी कुछ स्टडी करते हैं तो दे गो डीप इन द दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपको कैसे ये एक मतलब ये क्लिक मिला कि मैं जॉब के अलावा भी कुछ और एसेट्स पे काम करूं ताकि मैं अपनी इनकम को और ज्यादा ग्रो कर सकूं?
डॉक्टर साहब, मेरे केस में रादर ये थोड़ा रैंडम था। मुझे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने का काफी शौक था। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में, हमारा कॉमन रूम हुआ करता था, तो मैं वहाँ कभी जाता था, वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो बिजनेस की न्यूज़ में मेरे को वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वो एक रैंडम था। तो लेकिन मैंने ये साथ में, ये भी मुझे साथ साथ में पता चल रहा था कि हमारे फील्ड में क्या क्या स्कोप्स है, मेडिकल फील्ड में क्या स्कोप्स है आगे, क्योंकि हमारी सीनियर से जैसे इंटरेक्शन होती थी तो वो हमें चीजें बताते रहते थे। तो धीरे धीरे करके मेडिकल फील्ड का भी ज्यादा एक्सपोजर हुआ, पता चलने लगा कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, क्या स्कोप है, क्या इनकम के स्कोप है, क्या ग्रोथ के स्कोप है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होने वाला है। तो इस वजह से मुझे साथ साथ में जो है, वो जो मेरा एक पैशन था पढ़ने को लेके, रीडिंग करने को लेके, वो भी खासतौर से बिजनेस में मेरा काफी ज्यादा उसके अंदर मैं गहराई में चला गया। तो धीरे धीरे करके मुझे म्यूचुअल फंड्स का, शेयर मार्केट्स का, ये मनी मैटर्स का, कि आप अपने पैसे को ग्रो आपने कैसे करना है। मुझे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके अंदर ये लगी कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन के अंदर आपको दोनों चीजें चाहिए होती है। आपकी मेहनत भी करनी पड़ती है आपको, और थोड़ा बहुत आपको पैसा भी लगाना पड़ता है। तो इन दोनों का ही अपना रोल होता है। तो अगर आपके पास मेहनत आप कर सकते हो, तो वहां से भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। चाहे आपकी फिजिकली वो आप मेहनत कर रहे हो, चाहे आप मानसिक तौर से आप कोई मेहनत कर रहे हो, आपको कोई टेक्निकल स्किल आती है। इसी तरीके से आपके पास अगर पैसा है, अगर आप सेविंग करते हैं, तो आप उसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। ये चीज समझ में आने के बाद मैं इसमें काफी अंदर गहराई में जाता गया डॉक्टर साहब। तो मुझे अच्छा लगता रहा, और इसी तरह से जर्नी आगे चलती रही। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर राजीव, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो चुका है, तो जो आज लोग हैं जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास में ज्यादातर रहते हैं, तो वो इस फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर बहुत डरते हैं, घबराते हैं। मतलब इसके बारे में ऐसा लगता है कि बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, बहुत रिस्की मैटर है। तो ऐसे केस में उनके डर का मेन रीजन क्या रहता है? क्यों लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बात करने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं? उनको लगता है कि यार पैसे का मतलब है कि बड़ा रिस्क है, तो हम अपनी जॉब में ही खुश हैं। तो व्हाट इज द मेन फियर बिहाइंड दोस काइंड ऑफ थॉट्स? डॉक्टर साहब, दो दो दिक्कतें हैं। एक एक प्रॉब्लम तो ये है, जब आप जॉब कर रहे होते हो, तो मोस्टली लोगों के पास एक फुल टाइम जॉब होती है। मान लीजिए आपकी 9 to 5 है, उसके बाद आपके पास अपनी फैमिली भी होती है। तो एक तो लैक ऑफ टाइम जो है, वो एम्प्लॉइज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। उनके पास उतना, जो फुल टाइम एम्प्लॉई है, जो अपने करियर को लेके काफी मोटिवेटेड है, उसको काम करना, उसको सीखना है, ग्रो करना है, अगर आप अपनी जॉब में काफी, तो उसके पास टाइम उतना नहीं होता है। तो उतना टाइम नहीं होता है, तो जितना रीडिंग, जितना नॉलेज ये फील्ड डिमांड करता है, उतना हम यूजली एक्वायर नहीं कर पाते। और आजकल आप देखिए, मीडिया के वेरिड प्रकार हो गए, अलग अलग प्रकार का मीडिया। आपके पास सिर्फ टीवी चैनल्स नहीं है, आपके पास डिजिटल मीडिया, आपके पास सोशल मीडिया है। तो जो है, एक मिस इन्फॉर्मेशन का भी एक दौर है एक तरीके से, जो एक ब्रांडिंग हो रही है, तो बहुत सारी चीजों की जो ब्रांडिंग है वो गलत हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप एक अच्छा खासा डेली, एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि आप 1-1.5 घंटा तो निकालिए इस चीज के लिए। और कुछ मैं सोर्सेज बताता हूँ आपको, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, एक वैल्यू रिसर्च online.in करके बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो आपको अच्छे रिसोर्सेज से, आपको देखिए, पढ़ना ही एक मात्र ऑप्शन है। मैंने आपको बताया कि मिस सेलिंग बहुत ज्यादा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। अगर आप अपनी नॉलेज के बेस पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इजी होगा। अगर आप जो है एक एडवाइजर ढूंढते हैं, तो एडवाइजर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, आपको सेल्समैन मिलने वाले। तो क्योंकि आपका फिर इनिशियल एक्सपीरियंस ही गलत हो जाता है, तो फिर आप उस फील्ड से डर के चले जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी लास्ट मार्च 20 में कोविड क्रैश हुआ शेयर मार्केट के अंदर। कोविड की वजह से ओवरऑल इन्वेस्टर्स इतना डर गए कि सब लोगों ने शेयर्स अपने बेच के सब लोग निकल रहे थे। उसकी वजह से मार्केट में कोविड क्रैश हो गया। कोविड क्रैश में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे थे, उनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम था। ज्यादा टाइम होने की वजह से उन्होंने ट्रेडिंग ऐप से ट्रेडिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। कुछ को फायदा हुआ, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। तो अब जिन लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरू नहीं करी, या उनको उनके फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता था। अब जिन लोगों उनमें से लॉस हुआ है, बट दे विल डाई, वो तो यही कहेंगे कि सर ये शेयर मार्केट जो है ना, वो अच्छी चीज नहीं है। तो जो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस होता है, वो बड़ा मैटर करता है। अगर आपको कोई अच्छा एडवाइजर मिल जाता है, तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन ये एक रेयरिटी है, बड़ा कम चांस होता है। और सेकेंडली, रीडिंग का भी डिपेंड करता है। अगर आपका पैशन इस फील्ड में नहीं है, अगर आपको फाइनेंशियल चीजों को रीड करने में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो। अब इसमें सॉल्यूशन है, हमारा जो रेगुलेटर है वो थोड़ा कोशिशें करता रहता है कि मिस सेलिंग वगैरह कम हो, और इंफॉर्मेशन भी जो है वो देने की कोशिश करता है इन्वेस्टर्स को, कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, गलत प्रोडक्ट्स को चूज ना करें। फिर भी जो इंडस्ट्री के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपके हित में नहीं है, जो आपके बेनिफिट में नहीं है, वो प्रेवलेंट है, आज भी प्रेवलेंट। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, जब उनसे आपका हमारा सामना होता है, हमारा नुकसान हो जाता है,
फिर हमें वो डर लगने लग जाता है कि नहीं, ये शेयर मार्केट जो है ये एक अच्छी चीज नहीं है, या पैसे से पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल काम लगने लग जाता है। फिर दोबारा से हम लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी जॉब है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो वर्क प्लेस है। तो ये डॉक्टर साहब मेजर इशू है। तो डॉक्टर राजीव, इस पूरे केस में अगर एम्प्लॉय क्लास के लोगों को या मिडिल क्लास के लोगों को अप्रोच भी करता है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, या उनको अच्छी गाइडेंस देने की भी कोशिश करता है, स्टिल दे पीपल फील सेल्फ डाउट, तो ऐसे केस में हम एक मिडिल क्लास लोगों को या एम्प्लॉय क्लास के लोगों को कैसे गाइड करें कि दिस एजुकेशन, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ के लिए। सिर्फ सैलरी ही इकलौता सोर्स नहीं है। तो उनके सेल्फ डाउट पे भी बहुत क्वेश्चन रहता है कि कोई अप्रोच भी करता तो भी देखते सेल्फ डाउट कि यार अपने बस की बात नहीं है, ये हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन लोगों को हम किस तरह से अप्रोच करें या उनको क्या गाइड करें? इसमें डॉक्टर साहब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जैसे किसी भी फील्ड के अंदर एक चीज होती है रिलेशनशिप बनाना, वो सबसे पहले जरूरी होता है। इनकेस हम हमारा रियली एक मोटिव है कि हमें सोसाइटी को या लोगों को हमें इस तरफ, इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो सबसे पहले तो जो जिसको भी आपने मोटिवेट करना है उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। आप उसके पास जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसकी लाइफ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, ताकि वो इंसान जो है आप पे एक बिलीव कर पाए, आप पे एक यकीन कर पाए कि आप जो है एक अच्छे इंसान है, आप उसकी हेल्प करेंगे, आपसे उसको कोई एक वैल्यू मिलने वाली है, कोई ना कोई उसको आपसे फायदा होने वाला है। सेकेंडली, जब आप उससे डिस्कशन करते हो चीजों के बारे में अलग अलग, तो धीरे धीरे करके जो रीजनिंग है वो कहीं ना कहीं से बाहर आती है, और इंसान जो है यकीन करने लगता है कि हाँ, आपकी बात में कुछ तो दम है, कुछ ना कुछ तो बात आप ठीक कह रहे हो। सेकेंडली, फिर आपके पास डाटा एंड फिगर्स होते हैं, अगर आप उन सब चीजों को साथ लेके चलोगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको डाटा बताता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर एवरेज रिटर्न जो हमारा इंडेक्स होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, उनका 15% के आसपास रहा है। तो मैंने आपको एक डाटा बताया, जब भी आप अपने जिसको आप मोटिवेट कर रहे हो या जिसका आप भला चाह रहे हो, जो आपका कस्टमर हो, वटेवर, जिस भी तरीके से आप उसको अप्रोच कर रहे हो, तो आप उसको जब भी डाटा प्रेजेंट करते हो तो वो जरूर आपकी बात सुनता है। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर वो डाउट करने लग जाता है। सेकेंडली, जब आप उसको एक प्रोडक्ट ऑफर करते हो या कोई एडवाइस आप उसको ऑफर करते हो, तो आप उसकी सिचुएशन को पहले मद्देनजर रखते हुए आप उसको एडवाइस करेंगे। यानी कि मान लीजिए उसने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, और आप उसे कहें कि सर आपने एक मेजर पोर्शन अपनी सेविंग का करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल होगा। तो आप उसका एक फाइनेंशियल प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा कि उसकी फाइनेंशियल लाइफ में ऑलरेडी क्या चल रहा है, क्या उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं, कौन सी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और फिर आपको उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी कि सर हम ये चीज छोटी से शुरू करते हैं। आप स्टार्टिंग में उसको छोटे से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग एक SIP को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने SIP करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने शुरू करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आप शुरुआत में आप उसे कह सकते हैं कि अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप सिर्फ 1000 रुपीज की SIP शुरू कर ले या 2000 की शुरू कर ले। वो एक आपकी सैलरी से सपोज करो आप 50,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, तो मे बी वो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इनिशियली अगर वो बंदा सेल्फ डाउट कर भी रहा होगा, तब भी उसको लगेगा कि चलो भाई 500 हजार रुपए महीना, 2000 रुपए महीना बहुत मैटर नहीं करता, एंड दिस पर्सन हैज प्रेजेंटेड विद डाटा, तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सही हो सकता है। सेकेंडली, आपको उसके साथ एक रिलेशनशिप भी है। तो जब ये तीनों चीजें, रिलेशनशिप प्लस डाटा प्लस कस्टमर की नीड प्लस एक छोटा शुरू करना, ये तीनों साथ में होती है, तो फिर वो आपके साथ धीरे धीरे चलने लगता है। आप उसकी हैंड होल्डिंग करोगे, 2-3 साल में, 4 साल में वो आपके साथ चलने लगता है। इस तरह से पूरी सोसाइटी चलने लगती है। थैंक यू डॉक्टर राजीव। तो एम्प्लॉय क्लास के लोग मतलब इस फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जरूर करते रहते हैं, तो आपकी नज़र में वो 2-3 ऐसी मिस्टेक्स कौन सी हैं जो इन लोगों को स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट अपनी लाइफ में जॉब के साथ फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करें? डॉक्टर साहब, जो सबसे पेनफुल मिस्टेक हम लोग करते हैं, वो जैसे ही हमारी जॉब शुरू होती है, यूजुअली हमने उस जॉब को हासिल करने के लिए काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की होती है। जैसे आप कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, आप बीटेक करते हैं, ग्रेजुएशन कहीं से भी आप कर रहे हैं, तो आपने 7-8-10 साल लगाए होते हैं उस जॉब को मिलने से पहले। तो जब भी हमें वो जॉब मिलती है तो हमें हमारी पहली सैलरी आती है, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारी सैलरी आई है। हमारे कुछ ड्रीम्स भी होते हैं कि जब वो सैलरी आएगी तो हम उसे कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, क्या क्या हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या करने वाले हैं, अपने लिए क्या करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अनमैरिड होते हैं, तो उनको मैरिज से रिलेटेड भी होता है, ट्रैवल से रिलेटेड भी होता है। तो हर बंदे की डेफिनेटली एस्पिरेशंस है उसको स्पेंड करने को लेके कि इसको कैसे खर्चना है। तो एक ये थोड़ा सा रोड ब्लॉक आ जाता है हमारे सेविंग को लेके स्टार्टिंग से ही। तो इनिशियल 5-10 साल जब आप जॉब करते हो तो पहले आप सेव ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा पेनफुल दिक्कत ये रहती है
कि आप स्टार्टिंग के अंदर हमारी एस्पिरेशंस ज्यादा होने की वजह से हम लोग सेव ही नहीं कर पाते। और दूसरा इसके अंदर एक और क्या है, बहुत इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, जो लोन्स है, जो ईएमआई वगैरह है। आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें आपको ईएमआई से मिल जाती हैं। इवन एक छोटा सा स्मार्टफोन, आपके घर का एक टेलीविजन, कुछ भी आपको ईएमआई पे अवेलेबल है। तो जब आपको इतने आसानी से आपको डेट अवेलेबल है, तो ये डेट इनिशियल टाइम पे एक तरह से आपका दुश्मन होता है, आपका कोई फायदा नहीं है करने वाला। जो कंज्यूमर डेट है बेसिकली, जो आप अपने खर्चों के लिए यूज कर रहे हो। अब एक बंदा जिसने आज ही जॉब ज्वाइन करी है, वो 2-3 साल में जैसे उसे कार लोन मिलने की ऑप्शन होती है, वो बंदा कार लोन ले लेता है। जैसे उसको घर का लोन लेने की ऑप्शन मिल जाती है, तो वो घर का लोन ले लेता है। तो इनिशियल स्टेज के अंदर सेविंग ना करना, और उसके अपोजिट जाकर के एक डेट ले लेना, एक कर्जा ले लेना, एक लोन ले लेना, एक ईएमआई के साथ बंध जाना, ये सबसे ज्यादा पेनफुल मेरे को मिडिल क्लास के लिए लगता है। अब यहाँ पे आपको जो आपके सेविंग्स पे रिटर्न मिलता, उसकी बजाय जो आप खर्चा कर रहे हो, आप उस पे लोन दे रहे हो, तो ये बिल्कुल अपोजिट ट्रेजेक्टरी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में शुरू हो जाती है। तो मेरी तो एडवाइस हमेशा यही रहती है कि एटलीस्ट आप, अगर आपने सेविंग नहीं भी करनी है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप ये डेट से शुरू में दूर रहना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि आपके पास आज जैसी जॉब लगी आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, ये सबसे गलत चीज हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बाद कार लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया, ये जो डेट है ये मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल है। दूसरी दिक्कत, मिडिल क्लास के लोग, हम लोग क्या कर जाते हैं, हम लोग अपने घर को अपना एसेट समझ लेते हैं। पुराने समय में क्या होता था, लोग अपनी रिटायरमेंट के आसपास घर लेते थे, 40 साल की एज में या 50s में, जो समय में लोग जो है घर लिया करते थे। आजकल क्या है, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया ईएमआई अवेलेबल है, आपके पास बैंक्स के लोग आते हैं जो आपको होम लोन सेल कर रहे हैं बेसिकली। तो आप जो है कहीं ना कहीं जल्दी जॉब शुरू करने के 3-4 साल में, 5 साल में आप लोग होम लोन वगैरह ले लेते हैं। 20 ईयर्स की ईएमआई, बहुत लंबे टाइम के लिए आप बंद जाते हो। लेकिन उसकी डिटेल्स में कोई खास डाटा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी एक तरह से आपकी लायबिलिटी होती है, आपका एसेट नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे रहना है, आप उसको सेल करने वाले नहीं हो। आपको कोई उससे कैश फ्लोज नहीं आने हैं, जैसे कि आपको अपनी जॉब से आते हैं, आपको शेयर मार्केट से आते हैं। तो ये कैश फ्लो का जो ये फंडामेंटल है, ये बड़े बड़े सारे लोगों को नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि ठीक है, हमारे पास घर पड़ा है, हमारे पास एक एसेट है, बट डेफिनेटली वो वहां पे आप रहोगे, या फिर आपकी फैमिली रह सकती है, या थोड़ा बहुत रेंटल इनकम अगर आप वहां पे नहीं रह रहे तो हो सकती है आपको, बट उससे कोई आपको मेजर कैश फ्लो नहीं आने वाला है। तो अगर हमारी सेविंग का मेजर हिस्सा हमारे घर में चला जाता है, तो हमारे पास फिर जो है मनी से मनी कमाने के रास्ते कम। तो ये दो दिक्कत मुझे। तो राजीव, थैंक यू सो मच, आपने इतने डीप इंसाइट दिए। और ये बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। और लाइफ में जब तक इस चीज़ की समझ आती है, बहुत सारे लोग अपना बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। तो हम आपसे और बहुत सारी सेशंस में बात करना चाहेंगे कि जॉब के अलावा और क्या क्या मनी या इनकम सोर्सेज हैं जो एक एम्प्लॉय क्लास के लोग एटलीस्ट कर सकते हैं। शेयर बाजार उनको कैसे अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है। तो हम आपसे अगले सेशन में फिर से दोबारा मुलाकात करेंगे। आज के लिए इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज स्टे इन टच एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून। थैंक यू डॉक्टर विजय, आपने मुझे बुलाया और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरह एक फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग छोटी सी सैलरी बढ़ते ही, इंक्रीमेंट होते ही ईएमआईज पे अपनी जिंदगी शुरू कर देते हैं, और ईएमआईज पर ही जिंदगी खत्म हो जाती है। 30-30 साल के लोन है, 20-20 साल के लोन है, 15-15 साल के लोन है दोस्तों, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और आपका ये डेट आपके और आपके परिवार के लिए आगे बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो एज पर द एक्सपर्ट एडवाइस, कोशिश कीजिए कि आप अपनी इनिशियल सेविंग पे फोकस करें, ना कि लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जबरदस्ती का लाइफस्टाइल आपको बाद में आपकी लाइफ को डिग्रेड कर सकता है। तो अगले सेशंस में हम सीखेंगे कि कैसे एक एम्प्लॉय क्लास के लोग अपनी सैलरी के साथ साथ और किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह को अपनी सैलरी के 5-10% हिस्से को इन्वेस्ट कर अच्छा खासा एसेट और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं शेयर बाजार से। और इस जानकारी के लिए आपको देखते रहना है badaemployee.com की सारी सीरीज की वीडियोस को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर एम्प्लॉय क्लास के लोगों को मिलने वाले हैं रियल फंडे, रियल स्ट्रेटजीज, रियल लर्निंग, रियल एक्सपीरियंस, ताकि आप अपनी जिंदगी में कोई गलती फिर से ना करें। सो सी यू अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।